Okay, so let's continue. लॉज ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर पर आए हैं और आपको याद होगा अब तक हमने न्यूटन्स के लॉज को टू डिफरेंट क्राइटेरियाज में अप्लाई किया. वन ऑफ द क्राइटेरिया वाज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो उसके फोर्सेस जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस हुआ करते थे. हमारा मेन या सिंपल अप्रोच ये रहता था कि हम फोर्सेस और उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते थे जितने भी किसी बॉडी पर एक्ट हो रहे हैं, और ये चेकआउट करते थे कि कहाँ से वो बैलेंस हो रहा है. एंड देन वी मेक इक्वेशंस एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ टेंशन और वैल्यूज ऑफ फोर्सेस और वैल्यूज ऑफ मासेस अकॉर्डिंग. जो सेकंड अप्रोच था हमारा, उसमें इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं हो रहा था, बट वी फाइंड दैट के बॉडीज आर इन मोशन एंड दैट टू इन एक्सेलरेटेड मोशन. तो वी ट्राई टू जस्टिफाई कि कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसी बनेगी, और रिक्वायरमेंट ऑफ अननोन पैरामीटर्स के हिसाब से हम इक्वेशंस को फिगर आउट करते, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फिर वही सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करते, जैसे टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, फोर्सेस कितने लग रहे हैं, मासेस कहाँ कैसे हैं. तो इस सीक्वेंस में हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, जिसमें पुली ब्लॉक सिस्टम भी आ जाती है, वेज वाले सिस्टम भी आ जाते हैं, कनेक्टेड ब्लॉक्स ऐसे भी आ जाते हैं, या ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट ऐसे भी आ जाते हैं. अब आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी पर सबसे पहले बात करते हैं. वो है प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन मैसिव स्ट्रिंग. तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैसिव स्ट्रिंग का मीनिंग है कि जो स्ट्रिंग हम यहाँ कनेक्शन के लिए या कॉन्टैक्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो मासलेस नहीं है. स्ट्रिंग का भी अपना खुद का मास है. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है कंपैरेटिवली, बिकॉज अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, चाहे वो सिंपल स्ट्रिंग कनेक्टेड कंस्ट्रेंट्स हो, या पुली से कनेक्टेड कंस्ट्रेंट्स हो, या वेज से स्ट्रिंग से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हो, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड अजम्पशन ये रहता था कि स्ट्रिंग्स आर मासलेस. तो स्ट्रिंग के मास का कोई रोल या कोई उसका फैक्टर हम वहां पे नहीं लिखते थे. लेकिन जब स्ट्रिंग्स का भी मास आ जाएगा, तो स्ट्रिंग के मास को भी इक्वेशंस में इंक्लूड हमें करना होगा. और जब हम स्ट्रिंग्स के मास को इंक्लूड करेंगे, तो इक्वेशंस हमें उसके लिए भी लिखनी पड़ेगी. ओके, तो मैं समझता हूं कि इन कंसेप्ट्स को हम सबसे अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझ सकते हैं. कुछ ऐसे. तो ये एक सिंपल सा पहला प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं. अब ये नंबर 52 हमारे सीक्वेंस में आया है. ओके, जो एक्सेलरेटेड मोशन वाले प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसके सीक्वेंस में ये प्रॉब्लम नंबर 52 है. इलस्ट्रेशन नंबर 52. अब देखें इसमें क्या बताया जा रहा है कि we have given a block of mass m and it is being pulled with the help of a string of mass small m. तो ब्लॉक का मास कैपिटल M और स्ट्रिंग का मास स्मॉल m, and it is having a certain length L. Now the horizontal force applied for pulling is F. Determine force exerted by the string on the block and acceleration of the system, tension at the midpoint of the string, tension at a distance x. तो ये दो तीन चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है. तो लेट मी प्लॉट द सिचुएशन. मान लेते हैं कि जिस ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऐसे बड़ा वाला ब्लॉक है. थोड़ा सा एक फीलिंग आए समझाने में, इसलिए ये बड़ा वाला ब्लॉक ले लिया. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m. अब इस पर हम एक स्ट्रिंग कनेक्ट करते हैं. तो यूं मैं स्ट्रिंग दिखा रहा हूं, थोड़ी सी थिक. तो ये स्ट्रिंग यूं कनेक्टेड है. अब स्ट्रिंग का जो मास है वो स्मॉल m है. नाउ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, लेट्स से F. ठीक है. फिर अब हमको बाकी की चीजें फिगर आउट करनी है. जैसे ए पार्ट में हमें ये निकालना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक. तो स्ट्रिंग की वजह से ब्लॉक पे कितना फोर्स आया, तो यहां पे इस पॉइंट पे निकालना है. अगर ये लाइट स्ट्रिंग रहती, मासलेस वेटलेस जिसे हम कहते हैं, तो जितना फोर्स मैं इस एंड पे लगा रहा हूं, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स टेंशन की शक्ल में हम यहां पे कहते हैं कि यहां पे उतना ही फोर्स आता. लेकिन अब चूंकि ये मास वाली स्ट्रिंग है, मैसिव स्ट्रिंग है, तो जो फोर्स एक एंड पर है, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स दूसरे एंड पर नहीं रहेगा. ये बात समझ आई बच्चों?
यस सर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वैसे भी पूछ लिया इसने, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम देखेंगे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे दोनों मासेस ऐड कर लो इनटू एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज m प्लस m। ये काफी आसान था। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स आएगा। तो इसको समझने या इसको अप्लाई करने का बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका ये है कि आप दो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, एक ब्लॉक के लिए और एक स्ट्रिंग के लिए। ऐसी दो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लो, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग की फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पे आ जाएगा F, यहां पे आ जाएगा टेंशन T, और वही टेंशन T यहां पे आएगा। ठीक हो गई बात। स्ट्रिंग ऐसे आगे बढ़ रही है, आप लिख सकते हो m इंटू ए, और ब्लॉक भी आगे बढ़ रहा है, आप लिख सकते हो m इंटू ए। दैट्स इट, काम खत्म। ओके, अब आप यहां की एक इक्वेशन लिख सकते हो और यहां पे एक इक्वेशन लिख सकते हो। यू कैन राइट टू इक्वेशंस। बता सकते हो मुझे इक्वेशन क्या क्या बनेगी ब्लॉक के लिए? m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू t। इक्वल टू ma, और स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? ma इज इक्वल टू f माइनस टी। f माइनस t। तो बस छोटा सा सॉल्यूशन हमें यहाँ पे करना है। ma इज इक्वल टू f माइनस टी, टी की जगह पे आप लिख लो ma, विच इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ इफ यू वांट टू गेट एन आंसर फॉर फोर्स, देन फोर्स विल बी इक्वल टू ma प्लस ma. You can take the value of a common and write m plus m into a. Getting it right? अच्छा वेल, हमको ये फोर्स नहीं निकालना, हमको बेसिकली ये वाला टेंशन निकालना था, सॉरी फॉर दैट। तो ये इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ, you do not need to do all this. यस, किसी को कुछ क्यूरी है? हाँ, नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पूछा नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। देखो नॉर्मल फोर्स जो है ना, ये वर्टिकली ऊपर आ रहा है, तो फिलहाल इस तरीके के हॉरिजॉन्टल मोशन में इसका कोई रोल नहीं होगा। हम डेफिनेटली नॉर्मल फोर्स दिखा सकते हैं इस ब्लॉक के लिए, नीचे mg और ऊपर n। स्ट्रिंग तो हैंगिंग है, इसलिए स्ट्रिंग पर वर्टिकली कोई नॉर्मल फोर्स हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वेल, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि ये जो इक्वेशन मैं बना रहा था इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये वाला फोर्स नहीं पूछा हमसे, हमसे फोर्स कहाँ पूछा गया? यस, हमसे फोर्स पूछा गया है एट दिस पॉइंट, स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक। तो वो तो टी है ना, तो हमको तो टी निकालना है, तो टी तो डायरेक्ट आ गया बेटा। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ पे पुटअप करनी है, दैट्स इट। तो वी हैव एन आंसर m इंटू एफ डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो पार्ट ए हमने सॉर्ट आउट कर लिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज इसने क्या पूछी? टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, बिल्कुल बीच में टेंशन कितना होगा। तो इसी को एक और फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर लो आप। तो बेटा ये ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ आधी स्ट्रिंग कनेक्ट कर लो, दिस इज m, एंड लेट मी टेल यू दिस इज m by 2, और बचा हुआ आधा स्ट्रिंग इधर m by 2। यहां दिखा दो अप्लाइड फोर्स, यहां दिखा दो टेंशन T, यहां भी दिखा दो टेंशन T, एंड दैट्स इट। ठीक हो रही है बात? यस सर। ठीक है। अब सिस्टम तो उतने ही एक्सेलरेशन से जा रहा था जैसे पहले जा रहा है, अभी भी वैसे ही चलेगा। इस बार हम लिखेंगे यहां पे m by 2 इंटू ए, और इसे अगर मैं कॉमन सिस्टम मान लेता हूं, पूरी की पूरी कॉमन सिस्टम, तो हमें क्या लिखना चाहिए? m प्लस m by 2 इंटू, क्या कहते हो, सही है? यस यस। तो पहली इक्वेशन जो मेरे माइंड में आ रही है वो है t इक्वल m प्लस m by 2 इंटू ए। इसे सॉल्व करते हैं, t इज इक्वल टू 2m प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, a इज f डिवाइडेड बाय m प्लस m।
सो यहां पे टेंशन का इक्वेशन हो गया 2m प्लस m into f divided by 2 times of m plus m. That's it. Okay with this? So Yes. that's at the midpoint. बिल्कुल बीच में. अब ये स्ट्रिंग जैसे हिसाब से वैरी करेगी, जिस हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज होगी, टेंशन बदलते जाएंगे. एग्जैक्टली इस एंड पर हम बोलेंगे f है, एग्जैक्टली एंड पर हम बोलेंगे इतना है, और अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट करते जाएंगे. अब यहाँ एक और चीज पूछ रहा है, टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो फिर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. अब इस बार फ्री बॉडी डायग्राम का जो नेचर है जरा ध्यान से देखो, पूरी तरीके से हमको उसको एज पर क्वेश्चन एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ये एक्स पोर्शन, यहां पे लगा फोर्स F, यहां पे आने वाला टेंशन मैं T कॉल कर रहा हूं, यहां पे आया टेंशन T, इसका मास M. अब हम यहाँ एक जगह पे फंस रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि इसका मास कितना है, क्योंकि ये इक्वेशन जब मैं लिख रहा हूं ना तो मुझे मास चाहिए. आप बोलेंगे सर इससे पहले तो आपने m/2 बराबर से लिख दिया. वो m/2 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हमने मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग कंसीडर किया था, तो जारी बात है मिड पॉइंट के लिए हाफ पोर्शन और प्रीवियस हाफ पोर्शन ऐसा होगा. अब यहां तो मिड पॉइंट नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि लेंथ कितना है, तो हमको इसका मास पहले फिगर आउट करना पड़ेगा. कैसे फिगर आउट करें? बड़ा आसान है. देखो, किसी भी एलिमेंट का मास अगर आपको निकालना है, याद रखें, मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है हिस्सा. अब वो एरिया के फॉर्मेट में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्मेट में हो सकता है, या लेंथ के फॉर्मेट में हो सकता है. अगर वो लेंथ के फॉर्मेट में है तो उसके लिए हम लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ. ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया है. अगर चॉइस की गई चीज, जिस एलिमेंट को हमें कैलकुलेशन में लाना है, अगर वो एरिया के फॉर्मेट में है, तो आप जानते हो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एलिमेंट. अगर चॉइस की गई चीज वॉल्यूम के फॉर्मेट में है, आपने वॉल्यूम का हिस्सा निकाला कहीं से, और उस वॉल्यूम वाले एलिमेंट का आपको मास लिखना है, तो आप उस वक्त जानते हो क्या लिखोगे, आप लिखोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. तो ये पैटर्न अच्छे से दिमाग में बिठाइए, बिकॉज हमें फिजिक्स में कई बार इस तरीके के कैलकुलेशन करने होंगे जहां पर हम किसी बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट चॉइस करते हैं. So mass of any sort of element, if it is length, mass per unit length into length of element. If it is area, then mass per unit area into area of element. If it is volume, then mass per unit volume into volume of the element. अब फिलहाल तो काफी आसान है. इसका आंसर है m by l, mass per unit length. Well, small m नहीं आना चाहिए, सॉरी कैपिटल m नहीं आना चाहिए, स्मॉल m आना चाहिए, बिकॉज स्ट्रिंग का मास स्मॉल m है. इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट है x. तो ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ना, इसका मास हो जाएगा m by l इंटू एक्स. अब ये जो बचा पोर्शन, इसकी लेंथ होनी चाहिए l माइनस एक्स. सोच के देखो बेटा, टोटल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की? l थी. l में से x पोर्शन पीछे आगे काट दिया, मतलब हिस्सा बना दिया आपने उसका, तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी? l माइनस एक्स. आप मुझे लॉजिकली बताओ इसका मास क्या होगा, सोच के बोलो. m by l इंटू, सोचो, l माइनस एक्स. सही लिखा हमने? सोचो, करेक्ट है? आवाज आ रही है बेटा मेरी? ऑडिएबल हूं मैं? Yes, sir. सर Yes, क्रैक sir. हो गया. अच्छा, आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है. अच्छा, ये पैटर्न समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? नो सर. नो. अच्छा देखो, नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मूला देखो. मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट. अब टोटल जो स्ट्रिंग है अपनी, टोटल स्ट्रिंग, उसकी लेंथ है एल. हम इसको दो पार्ट में काट रहे हैं, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा. एक हिस्सा एक्स है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? सोचो ना जरा.
अगर एक पोर्शन कट L किया हुआ minus- x लेंथ का है तो दूसरा क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा। आंसर करें जल्दी, हाँ ना। Yes. अब मास पर Yes. यूनिट लेंथ अगर हमको लिखना है, सॉरी मास ऑफ द एलिमेंट अगर आपको लिखना है तो आपने मास पर यूनिट लेंथ लेना है, मास पर यूनिट लेंथ m बाई l, सिंपल। मास विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ m बाई l इनटू L minus X. लेंथ ऑफ एलिमेंट। अगर x लेंथ है तो हम x लिखेंगे, अगर l माइनस एक्स लेंथ है तो हम l माइनस एक्स लिखेंगे, बस इतना ही। अच्छा, यहां पे मुझसे एक राइटिंग एरर हो रहा है कि ये जो m मैं लिख रहा हूं ये कैपिटल लिख रहा हूं गलती से, ये होना चाहिए स्मॉल m, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने यूज करनी है स्मॉल m, सॉरी मास ऑफ स्ट्रिंग हमने यूज करना है स्मॉल m। आगे बात क्लियर? Yes. 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 आप देखो ये सिस्टम जो मूव कर रही है ये तो यूं ही आगे जा रही है ना विद एक्सेलरेशन a, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, m बाई एल एक्स इंटू ए, एम ए, क्योंकि ये जो फैक्टर है ना बेटा ये इस पोर्शन का मास है, ये जो फैक्टर है ना इस पोर्शन का मास है, एम ए। हर बार ऐसे ही लिखा, जब आधा मास है हमें पता था तो हमने लिखा m बाई टू ए, जब पूरी स्ट्रिंग है तो हमने लिखा एम ए। फर्क समझो, क्लियर? Yes. अच्छा, अब ये भी तो पूरा मूव कर रहा है, ये वाला पूरा मूव कर रहा है ना, अगर ये पूरा मूव कर रहा है, इसको एक कॉमन सिस्टम मान लिया जाए ऐसे, तो क्या हमें यूं लिखना पड़ेगा, m प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए, Yes. ऐसे लिखना होगा। Yes. बस, अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तो बन चुकी है, अब इस पे एक इक्वेशन मेंशन करो। तो यहां इस पूरे सिस्टम को क्या ये टी ही खींच रहा है, पूरे Yes. पूरे सिस्टम को मान ले तो ये टी शुड बी इक्वल टू दिस होल इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ Yes. सॉल्यूशन क्या बनी, टी इज इक्वल टू m प्लस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना होगा a। अब यहां थोड़ा सा सॉल्यूशन रिक्वायर है, आइए सॉल्व करते हैं। सो t इज इक्वल टू, इस m को तो कुछ नहीं करेंगे, ये m बाई एल फैक्टर है अंदर ले लेंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा स्मॉल m माइनस एम एक्स बाई एल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है f डिवाइडेड बाय m प्लस m। Yes. ठीक है, देखो ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में निकाला था, ये एक्सेलरेशन f डिवाइडेड बाय m प्लस m, पूरे पूरे को एक ही सिस्टम मान लिया और ये सब चल रहा है ऐसे मानेंगे तो f इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। अगर ये सब कॉमन सिस्टम मान के हम ये कहते हैं कि भाई ये साथ ही चल रहा है सब कुछ अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो इसमें यूं ही लिखना पड़ेगा। करेक्ट हो रही है बात? Yes. अब आप चाहें तो इसको और फर्दर सॉल्यूशन में लेके जाएं एंड सो ऑन, टेंशन को मेंशन कर सकते हैं आप जैसे आया वैसे। तो स्ट्रिंग के मास को अगर हम कंसिडरेशन में लाते हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन बढ़ने लगता है। आइए एक और देखते हैं, एक और करते हैं, मतलब ये न्यूमेरिकल करके ही समझ में आएगा हमको, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। कंसिडर अ मैसिव स्ट्रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, चलिए पहले इतने पर ही बात करते हैं। तो ये रिजिड सपोर्ट है, इस पर एक स्ट्रिंग हमने हैंग करवा दी, ये यूं, ये मैसिव स्ट्रिंग है, कोई दूसरा लोड नीचे नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, बस स्ट्रिंग का ही मास है अपना खुद का, और वो मास कैपिटल M और लेंथ L है। अब इसके फ्री एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन कितना है ये निकालना है। तो भाई फ्री एंड से x डिस्टेंस, यानी कि मान लो यहां एक मार्किंग लगा देता हूं, यहां टेंशन कितना है ये निकालना है, बड़ा आसान है बेटा। अच्छा, ये स्ट्रिंग कहीं जा नहीं रही है, उसको तो बाद में हमको ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना है, फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही है, बस ये हैंगिंग कंडीशन है। तो आप सोचो कि इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर, ये टेंशन किसकी वजह से आ रहा होगा,
बिल्कुल आसान सा सवाल। किसकी वजह से आ रहा होगा? जैसे एक बार है मान लो, लॉजिकली सोचा करो आप लोग, एक बंदा इस पे लटक रहा है, हैंगिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसके हाथों पे जो टेंशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? रिजिड की वजह से, उसके वेट की वजह से, वेट की वजह वेट की वजह से। से। उसके अपने खुद के वेट की वजह से, अपना खुद का वेट। अच्छा भाई, अगर हम यहाँ बीच में चले आते हैं और बोलते हैं कि भाई इसकी कमर पे टेंशन आ रहा होगा, किसकी वजह से आ रहा होगा? बॉडी के अपर पार्ट की वजह से या बॉडी के लोअर पार्ट की वजह से? लोअर लोअर पार्ट की बॉडी वजह के से। लोअर पार्ट की वजह से। लॉजिकल बात है, क्योंकि इस हिस्से पर जो टेंशन देने वाली चीज है वो बॉडी के निचला हिस्सा है। और नीचे जाते हैं, इसके नीज के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई टेंशन यहाँ पर किसकी वजह से आ रहा है, तो जो और नीचे बचा हुआ हिस्सा है, लेग्स जो बचेंगे उसके, तो उसकी वजह से टेंशन आ रहा होगा। तो मुझे बताओ, यहाँ पर अगर टेंशन क्रिएट हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा वेट स्ट्रिंग के वेट है? स्ट्रिंग के की वेट weight की की वजह वजह से। से। तो स्ट्रिंग के कौन से हिस्से के वेट की वजह से? डाउनवर्ड सेगमेंट डाउनवर्ड नीचे लटक रहा है, ऊपर नहीं। ऊपर का क्या लेना पॉइंट देना? के नीचे इस मार्किंग के लोअर पोर्शन की वजह से यहां पर टेंशन क्रिएट होगा। दैट्स इट। तो फिर भी अगर मैं ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम में तोड़ दूं कि भाई दो एलिमेंट बना दूं, इसके अपर पोर्शन और ये मैं कहता हूं लोअर पोर्शन, तो मैं कहूंगा कि यहां एक टेंशन आ गया टी, यहां उसका काउंटर बैलेंस टेंशन आ गया टी, यहां आ गया इसका वेट। यही आएगा ना वेट इसका? यस और नो? यस और बाकी इसका वेट भी यहाँ नीचे आ रहा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको, हम ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। अब सवाल है इसका वेट कैसे निकालें? तो हम देख रहे हैं भाई इसकी लेंथ x है, इसकी जो लेंथ है वो x है, तो उसके वेट को हम थोड़ी देर के लिए कॉल कर लेते हैं स्मॉल m। आप जानते हो हम इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल M इंटू एक्स, कैपिटल M बाई L इंटू एक्स। अब ये समझ लो बात, ये कैसे लिखा हमने? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। समझो बात को? यस तो बताओ नीचे वेट कितना होगा? mx बाई L इंटू जी। यस क्लियर? इस x को यहां से यस हटा देते हैं। अब ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट बैलेंस्ड। सो इट्स कंप्लीटली इन अ बैलेंस्ड कंडीशन, व्हाट वी कैन राइट? टेंशन P is equals P to is equals to mx by L into into g, that's it। या आप और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा दिखने में ठीक लगे, mg by L into x, mg by L into x। ठीक हो गई बात? यस अब इस प्रॉब्लम में ट्विस्ट है, यहां तक जब ये स्टैंडिंग कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, सिर्फ हैंगिंग की कंडीशन में है, तब तक कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बट इफ दिस इज स्टार्टेड टू मूव अपवर्ड्स, अगर ये ऊपर मूव करना शुरू करे विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन a, तो फिर हमें पता करना होगा कि यही टेंशन कितना है। तो बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना, बस इस सेगमेंट पे ध्यान देना आपने, ठीक से इस सेगमेंट पे अच्छे से ध्यान देना है आप। ठीक है, ये सारा कुछ ऊपर चलेगा ना, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड मूविंग अप विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन a। तो यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हमें ऐसा बोलना होगा ना कि भैया ऊपर जा रहा है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन a, तो इसका मास है mx by L into a। क्या इक्वेशन लिखेंगे हम इसकी? mx L into a is equal to t minus mx L P into g। minus mx इक्वेशन लिख लेंगे। यस उसी तरीके से यहां भी एक इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और आंसर फाइनलाइज करेंगे। तो मैं बस इन डिटेल्स में फिलहाल नहीं जाना चाहता, मैं ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप ये काम खुद करें, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उस अंदाज से आपने ये काम करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे आप, कोशिश करेंगे इसकी। यस सर यस और अगर यही समझो नीचे जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा, सेम एक इक्वेशन,
टेंशन ही तो निकालना है ना हमको, और क्या निकालना है? समझ रहे ना बात? कोई ज्यादा कैलकुलेशन तो करना नहीं, टी निकालना है। अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? mx l into a is equal to mx l mx by l l into a is equal to mx mx l into g minus t। minus कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन बना दो, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप बस इसको अटेम्प्ट कर लो। आइडेंटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख के छोड़ देता हूँ। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये? कंसीडर अ मैसिव स्ट्रिंग ऑफ मास m and length l hanging freely from a rigid support, a mass m no sir to its lower end। अच्छा चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इस पर मैं बस हिंट दे देता हूं आपको, ये पूरा ही सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अब हमने एडिशनल चीज क्या करी, उसमें नीचे एक मास लगा दिया और कुछ नहीं। तो ये मैसिव स्ट्रिंग तो ले ली पहले की तरह, इसमें एडिशनल एक मास यहां पे नीचे अटैच कर दिया, ठीक है, मास m अटैच टू इट्स लोअर एंड। आप फिर वैसे ही देखना है कि भाई कोई x लेंथ पे जब हम जाते हैं, यहां से लेके मान लो यहां तक कोई x लेंथ है, तो यहां पे टेंशन कितना है ये निकालना है, और ये ऐसे रिजिड सपोर्ट से हैंग है। सो तोड़ दें स्ट्रिंग को दो पार्ट में, नीचे का मास भी साथ में ले लें। इसका वेट समझ पा रहे हो? Yes. ये m, yes अब इसमें आया टेंशन ऊपर t, नीचे आया, ध्यान से देखो, सॉरी फॉर दैट, कैपिटल MG. m लिखना चाहिए मुझे, ये कैपिटल m लिखना चाहिए। तो ध्यान से देखो, mx by l प्लस m इंटू जी, क्या कहते हो? ये मास और ये मास दोनों मिला के वेट बनाएंगे ना, तो टेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा। Yes. अब पिछली इक्वेशन में ये स्मॉल m नहीं आ रहा था अंदर, ये देखो स्मॉल m नहीं था, ये देखो mx l इंटू जी बाई एल इंटू जी। अब एडिशनल मास भी आपने एडिशनली मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि आपने एक ब्लॉक एडिशनली लगा दिया ना, आपने एक ब्लॉक वहां पे एक्स्ट्रा लगा दिया, दैट्स इट। तो टेंशन इक्वेशन विल टर्न आउट टू बी mx by l प्लस m इंटू जी। ये हो गई खेल खत्म, कहानी क्लियर, ठीक हो गई बात? यस yes Yes. आइए अब बात करते हैं आज के, या इन द सेंस मेरे ओपिनियन में इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मेरा ख्याल है अब तक हमने 10-11 लेक्चर इसमें कवर किए, इत्मीनान से चल रहे हैं हम, कोई गड़बड़ नहीं। और इन 10-11 लेक्चर्स में हम जब लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फोर्सेस पर भी डिस्कशन किया, हल्का फुल्का इंट्रोडक्टरी लेवल पर, जिसमें हमने फंडामेंटल फोर्सेस की बात की, जिसकी कैटेगरीज हम बनाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल मैकेनिकल फोर्सेस जो हो सकते हैं, उस पर भी हमने बात की। फील्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कैटेगरी बना दी, फ्रिक्शन वाला फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद हमने देखा फोर्सेस ड्यू टू कनेक्शन, जिसे हम कहेंगे स्ट्रिंग वाला फोर्स, स्प्रिंग वाला फोर्स। सो वी हैव लॉट ऑफ डिस्कशन। इस पूरे सीक्वेंस में ना एक फोर्स और है जो बड़े काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है, वो है सीडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। एक ऐसा फोर्स जिसके एग्जिस्टेंस को हम नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप किसी व्हीकल में जा रहे हो, बस में आप बैठे हो, जा रहे हो, और वो बस तेजी से चल रही है, मान लो एक कांस्टेंट स्पीड से वो बस चल रही है एंड यू आर जस्ट रिलैक्सिंग इट।
अब सडनली जो है ना ड्राइवर एकदम ब्रेक लगा देता है, सडन ब्रेक। तो आप ऐसी सूरत में देखो आपके साथ क्या होगा। क्या आप वैसे ही एकदम अपने पोस्चर में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहोगे, या आपको कुछ फीलिंग होगा, आपको झटका लगेगा? Yes. Yes. आप कहाँ जाओगे? आगे. आगे की तरफ। अब देखो आप तो ऐसे ही बैठे थे, आपको किसी ने पीछे से पुश नहीं किया, आपके साथ तो किसी बॉडी ने डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं बनाया किसी ने फोर्स लगाने के लिए, लेकिन आपके ऊपर इतना तगड़ा फोर्स आ गया कि आपकी 50-60 किलो की जो बॉडी है वो एकदम से पुश होके आगे चली गई। अब इस पुश के लिए कहीं ना कहीं से तो फोर्स आया होगा, आप बताएं मुझे कहां से आया फोर्स? कोई फील्ड फोर्स तो यहां है नहीं, कोई कांटेक्ट वाला फोर्स तो यहां है नहीं, कोई कनेक्टेड फोर्स यहां है नहीं, तो ये फोर्स आया कहां से? इस फोर्स का एग्जिस्टेंस कैसे एक्सप्लेन किया जाए? मान लीजिए कि आप बाइक पे बैठे हैं पीछे की तरफ, बैक सीट पर बाइक, किसी के साथ आप जा रहे हैं और आप बाइक पे बैठे हुए हैं, और वो सडनली एक्सेलरेट कर देता है बाइक चलाने वाले, और आप पीछे बैठे हुए थे एंड यू आर नॉट अवेयर कि अभी गाड़ी चलने वाली है। आपका क्या होगा? मे पीछे की बी तरफ. मे बी हॉस्पिटलाइज्ड, है ना? क्योंकि आप अगर अटेंटिव नहीं है उस सिचुएशन में, आप अगर अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है, तो एकदम से आपको ऐसे जोर से झटका लगेगा और आप पीछे जाओगे। आप मुझे बताएं कि ये फोर्स लगाया किसने? कोई फील्ड, कोई कांटेक्ट, कोई पुश, कोई पुल, कोई इंटरकनेक्शन, कुछ भी तो नहीं था। इसका एग्जिस्टेंस कैसे एक्सप्लेन करें? और वो भी कमाल की बात है कि ये बिल्कुल अपोजिट सेंस में हो रहा है। गाड़ी रुक रही है और हम जा रहे हैं आगे, और यहां बाइक ऐसे आगे एक्सेलरेट हो रही है और हम जा रहे हैं पीछे। सेम चीज हमको टर्निंग पर भी एक्सपीरियंस होगी। अगर हम तेजी से किसी कार पे बैठे हुए, या मान लो किसी बाइक वगैरह पे बैठे हुए, और बहुत तेजी से हमने गाड़ी को टर्न करा लिया ना, तो हम थ्रो होते हैं बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ थ्रो हो जाएंगे। कार में हम इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर हम तेजी से टर्न लें कार का और विंडो सीट पर हम बैठे, तो हम थोड़ा सा बाहर झुक जाते हैं खुद ब खुद, हमें कोई पुश या पुल नहीं करता है। तो ये फोर्स आया कहां से? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फोर्स? समवन इज राइटिंग वी रिमेन इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। नो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं आप। तो ये जो मैं कुछ 2-3 एग्जांपल अभी आपको दिया, इसमें फोर्स आया कहां से? इस फोर्स के एग्जिस्टेंस को हम नॉर्मल हालात में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आम कंडीशंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप इन फोर्सेस को समझना चाहते हो, जैसे गाड़ी पे बैठे बैठे गाड़ी किसी ने एक्सेलरेट कर दी बाइक, और आप पीछे गिर गए। मान लो आप थोड़ी देर से ऐसे गिर गए, इतना नहीं कि मार लगे आपको, कुछ नुकसान हो, बस ऐसे समझ लो कि गिर गए। अब कोई बंदा बाहर खड़ा था, उसने बोला अरे ऐसे कैसे गिरे आप ऐसे कैसे गिरे? तो इसका आंसर आप क्या दोगे उसको कन्विंस करने के लिए? आप बोलोगे यार तू बैठ के देख, तू भी गिरता। समझ रहे हो बात? मतलब तुम ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ। अगर समझना चाहते हो तो तुम बाइक पे आ जाओ, मैं ग्राउंड पे खड़े हो जाता हूं, और तुम देखो बाइक पे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम भी गिर जाओगे। तो पता चला कि यहां पे हमने ऑब्जर्विंग कंडीशन चेंज कर दी, ऑब्जर्व करने के लिए पोजीशन चेंज कर दी। वो जो फोर्सेस आ रहे हैं ना, उन हालात को उन फोर्सेस को समझने के लिए आपको उन हालात में जाना पड़ेगा। जैसे बस में बैठे बैठे अचानक से बस रुक गई, ब्रेक लग गया, तो आप आगे एकदम से धड़ाम से गिर गए, एकदम तेजी से आप आगे की तरफ, आपको जर्क लगेगा, झटका लगेगा, मानो जैसे किसी ने बहुत जोर से पुश किया। अब ये क्यों लगा? कोई बाहर से देख रहा होगा बस के, तो उसे समझ नहीं आएगा, बोलेगा ये क्या हुआ इनके साथ। आप अगर उसे समझाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आ बाबा तू भी बैठ बस में, देख ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तेरे साथ क्या होता है ना? तो इसे हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। मतलब ये कि वो जगह, वो पोजीशन
जहां से हम किसी चीज को, किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जिस जगह से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस जगह को, उस पोजीशन को, उस एनवायरमेंट को, उस सिनेरियो को जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसे हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से। ठीक हो गई बात? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. उसे हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं कि भाई हम कहां से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप उस रेफरेंस में नहीं आएंगे, उस फ्रेम में नहीं आएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फोर्स आया कहां से। जब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये फोर्स आया कहां से। ओके? तो हमें अगर सीडो फोर्स को अच्छे तरीके से समझना है, ये सीडो फोर्स अनएक्सप्लेन्ड, जिसका रीजन हमें नहीं पता क्यों आ रहा है, क्योंकि हम वहां कोई रियलिस्टिक फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम ये बोले कि भाई इसने मुझ पे फोर्स लगाया। कोई कांटेक्ट, कोई पुश, कोई पुल, कोई फील्ड, कोई तो समझ में नहीं आ रहा, अचानक से ही फोर्स आ गया। तो ऐसे फोर्स को हम सीडो, इमेजिनरी, ये सीडो, सीडो की स्पेलिंग पी से शुरू होता है, देखो सीडो, इसे अगर हम समझना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा दो कैटेगरीज के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। पहले रेफरेंस फ्रेम के बारे में एक दो तीन पॉइंट क्लियर कर लें। आपको मैंने बता दिया रेफरेंस फ्रेम मतलब वो पोजीशन जहां से हम मोशन को या मोशन के होने को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है? रेफरेंस फ्रेम हम स्पेस में कहीं भी चॉइस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये कहेंगे कि ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है। और इसके साथ साथ हम उसमें क्लॉक भी अटैच करते हैं। रेफरेंस फ्रेम में हम एक क्लॉक भी अटैच करते हैं टाइम को समझने के लिए। फिर वहां से हम देखेंगे कि भाई पोजीशन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना चल रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, और वो फ्रेम के हिसाब से बदलेगा। फ्रेम के हिसाब से बदलेगा, समझ रहे हो? 100% वो फ्रेम के हिसाब से बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हो और आपके हाथ में एक पेन है। अब वो ट्रेन 500 किलोमीटर भी अगर चल जाती है और आप वो पेन आपके हाथ में ही पकड़ते हो, मान लो फॉर एग्जांपल, तो ट्रेन के रेफरेंस में पेन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। समझे ना? Yes. लेकिन अगर कोई बंदा बाहर खड़े होकर देखे, वो बोलेगा अभी तो मेरे सामने था, आगे चला गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो ग्राउंड के रेफरेंस में पेन का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे बैठे बोलोगे पेन अभी भी मेरे हाथ में था, 1 घंटा पहले भी मेरे हाथ में है, अगले 1 घंटे भी मेरे हाथ में ही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही बोलना पड़ेगा, वेलोसिटी भी 0 बोलना पड़ेगा। तो Yes, फ्रेम टू फ्रेम ये चीजें बदलेंगी। जैसे आम जुबान में कहें देखने का नजरिया, आम जुबान में, हालांकि ये देखने का नजरिया ऐसा कोई चीज नहीं होती, यहाँ तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होगी। तो हम किसी भी मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस किसी जगह से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो कहलाएगा रेफरेंस फ्रेम। अब सबसे जनरल फ्रेम जो होता है वो ग्राउंड होता है। ग्राउंड, सिस्टम से बाहर खड़े हो जाओ और ग्राउंड से सब कुछ होता हुआ देखो, ये सारे जनरल फ्रेम है। वेल, हम इन रेफरेंस फ्रेम को या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, आई में से करेक्टली, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब कैसा फ्रेम, अच्छे से समझना है, बिल्कुल भूलना नहीं है आपने। इनर्शियल फ्रेम मतलब एक ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसा फ्रेम बोलो फटाफट? या तो या तो रेस्ट में है या रेस्ट में है कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नो एक्सेलरेशन। ऐसी जगह पे नहीं खड़े होना जहां पे एक्सेलरेशन है, झटके लग रहे हैं, ऐसी जगह नहीं खड़े रहना। ऐसी जगह नहीं खड़े रहना जहां पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, नो। ऐसी जगह खड़े रहना जहां पे कोई फोर्स नहीं है, इक्विलिब्रियम में है सब कुछ,
और अगर कोई चीज चल भी रही है मान लो तो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आम हालात। ये जो फ्रेम कहलाता है ये कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसमें न्यूटन के सारे लॉज ओबे होते हैं। अच्छे तरीके से न्यूटन के लॉज ओबे होंगे और वही से हम लॉ लगा रहे होते हैं भाई, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, ये वो सब, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, आराम से देख के समझ रहे हैं। ग्राउंड पे बैठो, आराम से सब कुछ होता हुआ देखो, जैसा दिख रहा है वो बोलो, दैट्स इट। इनर्शियल फ्रेम को इसीलिए कभी कभी न्यूटोनियन फ्रेम, गैलीलियन फ्रेम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूटन के लॉज ओबे होते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा, नो फोर्स, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। समझे बात को? सब कुछ बढ़िया, आसान, सीधा, सिंपल, जैसा दिख रहा वैसे, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में हमें पता नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, न्यूटन के लॉज अच्छी तरीके से अप्लाई। लेकिन एक और फ्रेम भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जो एक्सेलरेटेड हालत में होता है, मूव कर रहा होता है, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक्सेलरेशन में लगातार स्पीड चेंज हो रही है या लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब तुम खुद सोचो, ऐसी जगह जाके खड़े रहोगे तो क्या देखोगे? लगा पाओगे न्यूटन के लॉज ठीक से? नो। सिंपल ऐसे सोचो कि बस चल रही है लगातार, झटके 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 झटके, कांस्टेंट नहीं है स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कभी जोर से टर्न ले लेती है, कभी जोर से ब्रेक लगा देती है, कभी जोर से एक्सेलरेट करती है, आप खुद ठीक से नहीं खड़े हो पा रहे हो। ये कौन सा फ्रेम हो गया? नॉन नॉन इनर्शियल। इनर्शियल। अब आप लॉजिकली सोचो, क्या इसमें न्यूटन के लॉ आप कन्विंसिंगली लगा पाओगे? क्योंकि No. आपका खुद का एक्सेलरेशन है। अब सामने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो वो बोलेगा भाई पहले तेरा निकाल, तेरा खुद का एक्सेलरेशन है पहले, फिर वो रिलेटिव कैलकुलेशन करते बैठो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जो एक्सेलरेटेड हालत में है। अब आपको सुन के बड़ा ताज्जुब लगेगा, हम ऐसे सोचेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम इज टफ टू हैंडल, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रॉब्लम्स को, इलस्ट्रेशंस को, क्वेश्चंस को अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व होते हैं। ग्राउंड से सॉल्व करेंगे तो समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज नॉन एक्सेलरेटेड हालत में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन में है, और तुम उसको ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हो, तो तुमको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि वहां हो क्या रहा है। तुमको उधर ही जाना पड़ेगा ना अच्छे से समझने के लिए। जैसे तुम बाइक पर से क्यों गिरे, अगर तुमको समझना है तो बाइक पे पहले बैठ के देखना पड़ेगा तुमको, फिर तुम बोलोगे हाँ बाइक एक्सेलरेट हो गई थी, मेरे को पीछे झटका लग गया, बराबर बराबर। बाहर खड़े होके क्या बोलोगे आप? अरे भाई इसको धक्का किसने दिया? यही बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर हमको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस है तुम बोलेंगे कि भाई बाइक में बैठे तो ऐसा ही होता है। नॉन इनर्शियल का एक्सपीरियंस आ गया तो हम बोल देंगे ये बात, लेकिन बिना एक्सपीरियंस वाला बंदा बोलेगा गिरा क्यों ये? आ रहा है समझ में? यस। अब इसमें सारे सर्कुलर मोशन वाली कंडीशन, सारी ऐसी कंडीशन जिनमें बॉडीज एक्सेलरेटेड हैं, बॉडी एक के ऊपर एक मूव कर रही हैं, और एक्सेलरेटेड कंडीशन वहां पर क्रिएट हो रही है, वो सब के सब नॉन इनर्शियल फ्रेम में चली जाएंगी। लिफ्ट वाली कंडीशंस खास करके ऊपर नीचे मूव कर रही है एक्सेलरेटेड हालत में। अब कमाल की बात है, इसमें न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो फिर हमने बोला भाई ये फोर्स आया कहां से? तो इसका जवाब हमने यही दिया कि ये फोर्स ऐसा है जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, तो हमने इस फोर्स को एक नया ही नाम दे दिया। क्या बोला हमने? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही आएगा, इनर्शियल फ्रेम में नहीं आता है ये। इसको कभी भी हम इनर्शियल फ्रेम में नहीं लिखेंगे। ठीक हो रही है बात? यस यस। ओके, इसके लिए एक दो बातें आप याद रखें।
दो तीन सिंपल पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि सूडो फोर्स को लिखें कैसे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूडो फोर्स को लिखना आ गया तो फिर प्रॉब्लम आसान हो गई. To explain the condition of motion of non-inertial frame of reference, the concept of pseudo force is introduced. It's an imaginary force, comes without any interaction between the bodies. Bodies में तो कोई interaction का सवाल ही नहीं पैदा होता, आ गया बस ऐसे ही आ गया. कोई बॉडी टू बॉडी इंटरेक्शन होने के बाद फोर्स नहीं आया, ये आ गया एक्सेलरेशन की वजह से आ गया. और हमेशा इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा ना उसके अपोजिट. जैसे अब बाइक आगे एक्सेलरेट हुई तो सूडो फोर्स पीछे आया. कार रुकाई गई मतलब उसका एक्सेलरेशन पीछे है तो तुम आगे गए. तो जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा सूडो फोर्स एग्जैक्टली उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो सूडो फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. ठीक है, मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. मान लो हमारे पास एक बड़ा सा प्लैंक है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक स्मॉल एम मास का रख दिया. इमेजिन करो कि अगर हम इस प्लैंक को जोर से आगे की तरफ एक्सेलरेट करें, बिना इस मास को टच किए जोर से आगे खींचा इसको, इसका क्या होगा? सोचो इसका क्या होगा? पीछे जाएगा. पीछे जाएगा. 100% लॉजिक है. आप घर पे इसको एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हो. जोर से आगे खींचो तो वो पीछे जाएगा. कैसे समझाओगे तुम इसको कि ये पीछे क्यों गया? कैसे समझाओगे? अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है और वो बोल रहा है कि यार ये ब्लॉक पीछे क्यों गया, इसको तो धक्का भी नहीं लगा, इसे तो यही रहना चाहिए था. प्लैंक को खींचा गया, ये क्यों पीछे गया? अच्छा जाता तो प्लैंक के साथ आगे जाता, पीछे क्यों गया? फ्रिक्शन विक्शन की वजह से अगर ग्रिप है तो प्लैंक के साथ आगे जाता, पीछे क्यों गया? ये ग्राउंड पे खड़े होकर नहीं समझ आएगा. इस बंदे को एक छोटी सी बात बोलो कि बेटा तू एक काम कर, तू भी जाके जो है ना ये प्लैंक पे खड़े हो जा, अब खींचो प्लैंक को जोर से. क्या होगा बोलो? क्या होगा? क्या ये बंदा गिर जाएगा? Yes. हाँ, फिर बोलेगा Yes. हाँ मेरे को अब भी समझ में आया वो पीछे क्यों गया. मेरे को अब भी समझ में आया. मैं ग्राउंड पे खड़ा तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे उस वक्त समझ में आ गया जब भी मैं उस फ्रेम में गया. तो क्लियर हो रही है बात? तो उस फ्रेम में जाएगा तो समझ में आएगा सीडो क्या है. बाहर आएगा नहीं समझ में आएगा. बाहर लगेगा ही नहीं फोर्स, अप्लाई नहीं कर सकते आप ग्राउंड पे. तो इसमें समझाने वाली बात यह है कि अब हमें इसका डायरेक्शन निकालना है. इसका डायरेक्शन निकालना है, सूडो फोर्स का डायरेक्शन निकालना है. अब तुमने खुद बोल दिया सर ये पीछे जाएगा, बिल्कुल सही बताया तुमने, परफेक्ट आंसर. तो डायरेक्शन हुआ क्या? तो बेटा आंसर है जो फ्रेम है, यहां खड़े होके देख रहे थे ना हम, तो ये हमारे लिए फ्रेम हो गया, उसका रेफरेंस हो गया. यहां से हमने मूव होता हुआ देखा ऐसे. तो जो फ्रेम है हम देखने का कि उसका एक्सेलरेशन किधर है, राइट. तो सीडो फोर्स पर आने वाला एक्सेलरेशन Left. लेफ्ट आएगा. तो हम कह सकते हैं ये फोर्स हो गया एम ए. मास बॉडी का लेंगे, एक्सेलरेशन फ्रेम का लेंगे, याद रखना, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का. सूडो फोर्स एफ पी इज इक्वल टू मास बॉडी का मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन फ्रेम का. ये फॉर्मेट याद रखो, ऐसे रट लो इसको. सूडो फोर्स का फॉर्मूला, सूडो फोर्स का फॉर्मूला कोई एक बोलो. Mass body. हाँ, मास बॉडी का और एक्सेलरेशन Frame का. फ्रेम का. दूसरी बात डायरेक्शन, सूडो फोर्स का डायरेक्शन Opposite. फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट. फ्रेम का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट. अब लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक
इस तरीके का कंपार्टमेंट है, चेंबर है। अब ये जो कंपार्टमेंट है, आपने क्या कर दिया, इस कंपार्टमेंट में एक पेंडुलम को हैंग किया आपने, ऐसे बस अच्छे तरीके से सीधे सीधे हैंग्ड था वो। और कोई बंदा अपना बाहर खड़े होकर देख रहा है ये सब कुछ, ये क्या चल रहा है भाई। तो उसने देखा कि भाई ये पेंडुलम इस तरीके से हैंग्ड हालत में है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। अब हमने क्या किया, इसको आगे जोर से खींचा, ए एक्सेलरेशन, पूरे फ्रेम को ही खींच दिया हमने, पूरी सिस्टम को ही खींच दिया। अब बताओ इस पेंडुलम का क्या होगा? पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर इस पर एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, और अगर मैं फोर्स के फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो वो ma हो जाएगा, अगर पेंडुलम का मास या उसके बॉब का मास m है। अब ये बंदा बोलता है अरे ये पीछे क्यों गया, ये ऐसा क्यों हुआ, why this has been shifted to new position, ये ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया? तो आपका जवाब क्या होगा? अच्छे तरीके से समझाना चाहते हो, प्यार से, तो आप बोलोगे देख यार ये सीडो फोर्स है जो फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है ये। वो बोला नहीं नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ये ऐसा कैसे हुआ, मेरे को एक्सप्लेन ही कर दू। अब आपने ठीक ठाक कर तो दिया उसको एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी वो जिद पर अड़ा है कि नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे उसको? बोलो, आसान आंसर बताओ कन्विंसिंग तरीके से। उसको यही बोलो ना, एक काम कर तू भी आगे खड़े हो जा अंदर, यस। तू भी आगे खड़े हो जाए इधर। अब फिर खींचो, क्या होगा? क्या पीछे जाके दीवार जाएगा। को टकरा जाएगा ये? जब वो गिर जाए ना फिर पूछना आया समझ में, क्यों हुआ ऐसा, आ गया समझ में तेरे? ठीक है ना, तो फ्रेम में जाने के बाद ही समझ में आता है वो, फ्रेम के बाहर से हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेम में जाने के बाद हमको फौरन समझ में आ जाता है कि सीडो फोर्स कहां और क्यों आया था, और फॉर्मूला क्या है उसका? मास बॉडी एक्सेलरेशन फ्रेम। एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन क्या है उसका? फ्रेम के Opposite. अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना? अब मैं एक छोटा सा सिस्टम आपके सामने बना रहा हूं, एक ही क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूं इसका, इसके बचे हुए क्वेश्चन होपफुली हम अगली क्लास में लेंगे। समझ आ रहा है ना, मैं काफी स्लो चल रहा हूं वैसे देखा जाए तो। Now we have a smooth inclined wedge of 30 degree and it is moving with certain acceleration a as shown in the figure. The figure I'll provide to you. A block of mass m is kept on it. Find for which the block will not move relative to wedge. ठीक है? So let me draw the diagram. ऐसी सिचुएशन है, ये वेज है, लेट्स कंसीडर दिस ऑफ 30 डिग्री। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हो पता है, ये मास m है मान लीजिए का, आप ये चाहते हो कि ये ब्लॉक नीचे नहीं उतरे, स्लाइड नहीं करे। हालांकि ये स्मूथ है तो ये 100% स्लाइड तो करना चाहिए, आप चाहते हो कि ये स्लाइड नहीं करे। तो आपने क्या किया, इस वेज को ही जोर से ऐसे आगे खींचा विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, ही जोर से खींच दिया। आपके ऐसा करने से यकीन माने ये ब्लॉक नीचे उतरना, स्लाइड करना बंद कर देगा, रुक जाएगा। और आपने बहुत ही ज्यादा जोर से खींचा ना तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो आपको खाली इतना करना है कि वो रुक जाए। तो आपने इस पूरे वेज को, इस ब्लॉक को हाथ भी नहीं लगाया, आपने धक्का भी नहीं दिया उसको, इस पूरे वेज को ही आगे खींच दिया आपने। यकीन माने ये ब्लॉक नीचे जाना रुक जाएगा, हम प्रूव कर सकते हैं इसको। कैसे? तो हम हमारे बंदे को बिठा देते हैं यहां कि बाबा तू इधर आ, आराम से बैठ, यहां बैठ के देख, इस फ्रेम में जा। तो इस फ्रेम में जाने के बाद ये बंदा क्या बोलेगा, नीचे की तरफ मुझे मिल रहा है mg sin 30, और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला है या था, यही वो फोर्स है।
बाकी इधर नीचे की तरफ आएगा mg cos 30, करेक्ट है ना? Yes. देखो समझो बात को, जी। ये बताने मत लगाओ बार बार। इधर नीचे mg आ जाएगा, इधर cos 30 आएगा, इधर sin 30 आएगा। दैट्स द केस। Yes. हाँ, तो यही वो mg sin 30 है जिसकी वजह से वो नीचे स्लाइड करने वाला था। लेकिन चूंकि हमने इस पूरे फ्रेम को आगे खींचा तो एक एक्सेलरेशन इस पे डेवलप हुआ इस डायरेक्शन में। बोलो क्यों? Acceleration के opposite. हाँ, रादर मुझे कहना चाहिए ma सीडो फोर्स। बोलो क्यों? फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस किसी डायरेक्शन में होता है, सीडो फोर्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो आपने क्या करना है, इस ma के दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक पॉसिबल कंपोनेंट आप इधर बना सकते हो और दूसरा पॉसिबल कंपोनेंट यहां नीचे बना सकते हो। एंगल 30 हो जाएगा यहां पर भी, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन। तो बताएं इसको क्या लिखें हम? MA cos 30. वेरी गुड। आप चाहते हो कि ये ब्लॉक नीचे न उतरे। अच्छा, ये एमए साइन 30 हो जाएगा जो किसी काम का नहीं है, फिलहाल तो किसी काम का नहीं है। आप चाहते हो ब्लॉक नीचे न उतरे, ये कब पॉसिबल है बताएं आप? इन विच कंडीशन इट इज पॉसिबल? बोलो। जब दोनों इक्वल हों। यस, MA cos 30. ये कट गया, ये हो गया g/2 इक्वल cos 30 हो गया √3/2 इंटू ए। by 2 भी कट गया और सीधा साधा आंसर आपने क्लेम किया a इज इक्वल टू g/√3। करेक्ट हो गई बात? Yes. अब इसका एक Yes. स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप याद रखो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे लिखें, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। ठीक है ना? अब हर बार एंगल 30 डिग्री हो ऐसा थोड़ी जरूरी है। m कैंसल, a इज इक्वल टू g इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, देयरफॉर a इज इक्वल टू G tan. g tan थीटा। ये याद रख लें आप। तो इस तरीके के वेज वाले प्रॉब्लम्स में वेज का एक्सेलरेशन हम g tan थीटा इतना कर दें और प्रॉपर डायरेक्शन मेंटेन करें तो हम ब्लॉक को स्लाइड करने से रोक सकते हैं। और इस सीडो फोर्स का कमाल होगा इसमें। ठीक हो गई बात? Yes. Yes, sir. अगली क्लास में हम सीडो फोर्स के और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। रुक जाते हैं फिर यहाँ पे।